हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज अपना अडवाणी, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अगेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का थर्ड पोर्शन। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड में हमने कवर किया था रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे दूसरे और टाइप्स, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये 3 टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग इस सेशन में फिनिश कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है 5th नंबर, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेटमेंट देख लेते हैं किस तरीके से है। मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी, कोई भी आप एक टर्म यूज कर सकते हैं। हीट और एनर्जी इज इवॉल्व मतलब रिलीज होना, ठीक है, रिलीज होना। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स भी बन रहे हैं और साथ ही साथ एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज हो रही है। हीट तो ठीक है, एनर्जी को भी फॉर्म हो सकता है डिपेंड ऑन द रिएक्शन। तो वो रिलीज हो रहे हैं कैसे, फ्री, ठीक है, मुफ्त है ये। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ दैट CH4 मीथेन गैस, उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हम लोगों को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। कुछ ना कुछ हम लोगों को यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब CNG बट ऑब्वियसली मीथेन गैस जो होता है वो हम लोग ज़्यादातर CNG में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होता है, ठीक है, जब हमारे फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो उस दौरान आग तो जलती है और उसके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द हीट एनर्जी। तो हीट जो है वो प्रोडक्ट में निकल जाती है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ फ्रीली। दैट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बायफॉर्केट कर सकते हैं, एक्सो एंड थर्मिक, ठीक है। एक्सो मतलब रिलीज होना एंड थर्मल, ठीक है, दैट इज हीट। तो जो हीट रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेल, ये रिएक्शन प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। कैसे? आपसे सवाल पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या होगा? रेस्पिरेशन is also called exothermic reaction। क्यों? ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर। तो अब रेस्पिरेशन हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो आप कहें हम तो सांस लेते हैं ना, ठीक है, तो हम रिलीज तो करते नहीं है, तो ये एक्सोथर्मिक कैसे हो गया? देखिए, बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस कब होता है या कैसे होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं। अब हम जैसे ही खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज, जैसे रोटी चावल हम लोगों ने लिए, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, इसको ब्रेक डाउन, ठीक है, हमारे खाने को ब्रेक डाउन डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, क्या हो जाएगा, हमें पता है इनहेलेशन अगर ऑक्सीजन होगा तो एक्सहेलेशन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत वाटर बनेगा एंड अगेन हीट एनर्जी इसके अंदर इवॉल्व हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। एंड अगर आप थोड़ा सा सोचें इसको, तो ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है, जनरली अप्रैल और मई के महीने में बिना AC के हम तो बैठ नहीं सकते, चलो वो तो दूसरे नंबर की बात है। अगर हम खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो उस दौरान हम लोगों को थोड़ी सी हवा चाहिए होती है। क्यों? और आपने ये भी सुना होता है कि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि भाई गर्मी है, समर सीजन है, खाना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उस दौरान, ठीक है, ये रिएक्शन अकर्ड होता है और हमारी बॉडी पे उस दौरान पसीने निकलते हैं। अब क्या होता है ना कि हम लोगों को तो AC में बैठने की आदत होती है, इसके लिए ज़्यादातर हमें ये चीज़ पता नहीं होती, बट एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप जब खाना खाने बैठे दोपहर के टाइम पे, उस दौरान आप AC वगैरह नहीं चलाइएगा, यू विल फाइंड कि आपकी स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग इसका मतलब कि आपकी बॉडी हीट एनर्जी को रिलीज कर रही है, एंड दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, दोनों आ जाते हैं इसके अंदर।
तो रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन प्रोसेस आर कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वेल, इसके साथ साथ एक और पॉइंट बता देती हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि जब भी कंबशन होता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअली बात करेंगे कंबशन रिएक्शन की। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Mg मैग्नीशियम की रिबन लेती हूँ और उसको अगर मैं हीट करूँगी, ठीक है, उसको अगर मैं बर्न करती हूँ तो मुझे पता है क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो ठंडा ठंडा कूल कूल तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, कैसा हो जाएगा, गर्म होगा, प्लस जो आसपास एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म हो जाएगा, बिकॉज हम उसको हीट दे रहे हैं। तो ये जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कंबशन जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, जिनको हम बर्न करते हैं, वो सारे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, स्पेशली ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये 2 मार्क के अंदर पूछा जाता है और पूछेंगे ही, याद कीजिएगा इसको। तो रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है और लिख डालना है। वेल, सो ये था हमारा 5th रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बच्चों, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन इज देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो, ठीक है, एंडो इसको हम सेपरेट करते हैं। एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, किसको एब्जॉर्ब करना, थर्मिक मतलब हीट को, ठीक। सो सिंपल स्टेटमेंट बन गया, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा सिंपल है। अब आप कहेंगे इसमें किस तरीके से हम हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा उदाहरण है, और वो ये है कि आपको जब लगती है भूख तो आप मम्मी को कहते हैं मम्मी मैगी बनाओ। मम्मी क्या करते हैं, गैस पे कंटेनर रखेंगे, मैगी बनाएंगे और उसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि मम्मी जो खाना बनाते हैं उस दौरान मम्मी गैस एब्जॉर्ब करवाते हैं, इसका मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं। बाद यूटेंसिल पे खाना अच्छे से मस्त मज़ेदार पक जाता है और हम पेट भर के खाते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू मेमोराइज अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट देना, मम्मी का खाना बनाना। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, पूछेंगे आपसे, फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्टिफाई। क्यों भाई? तो देखो, हमें पता है फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट्स करते हैं, और हमें ये भी पता है फोटो मतलब सनलाइट। अच्छा, और सनलाइट क्या देती है, हीट देती है, और हमें ये पता है कि विदाउट सनलाइट खाना नहीं बन सकता है, प्लांट्स बना ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आ गया हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सन एनर्जी या सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज दैट फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, आई विल पुट दैट लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना। और हमने ये भी देखा था कि हम लोग 3 तरीके से किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। एक तो सीधी सी बात है हीट प्रोवाइड करना, दूसरा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा विद द हेल्प ऑफ फोटोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने हीट की मदद ली या इलेक्ट्रिक करंट लिया या सनलाइट लिया, इन तीनों की मदद से हमने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर लिया और हमें बस 2 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बन गए। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज and it is said that decomposition is also known as endothermic reaction। तो याद कीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, एक फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा जाता है एंडोथर्मिक, एक डिकम्पोजिशन के बारे में। तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको कोई नए नए एग्जाम्पल्स या नए नए रिएक्शन लर्न करने की जरूरत कतई नहीं है। क्या करना है इसके अंदर, बस ये जो डिकम्पोजिशन मैंने बताया, इसके लिए आप जो भी एकाध
रिएक्शन लर्न कर लेंगे या मेमोराइज कर लेंगे, उसी को ही आपको एंडोथर्मिक में लिख डालना है। दैट्स इट। ठीक है, तो इसके लिए इसमें मैं आपको कोई भी नए रिएक्शंस नहीं बता रही हूँ, कोई मतलब नहीं है, तो ये रिएक्शंस ही आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एक और रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे, दैट इज द 7th वन। इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो लेट्स, हमारा 7th रिएक्शन जो रहेगा दैट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, when two solutions containing soluble salts, दो सॉल्यूशन उनके अंदर सॉल्ट्स जो है वो सॉल्यूबल है, मतलब पानी ले लिया उसमें मैंने नमक डाल दिया, सॉल्यूबल बन गया। ठीक है, ऐसे हमें दो सॉल्ट्स लेने हैं। दे आर कंबाइंड, कंबाइन किया तो क्या होगा, एंड वन इनसॉल्यूबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड, तो उसके बाद हम लोगों को एक सॉल्ट जो है वो इनसॉल्यूबल होगा, वो वाला फॉर्म्ड होगा। जैसे ये फॉर्म हो गया हम उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब इसके अंदर रिएक्शन देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स टेक FeCl2 फेरस क्लोराइड या आयरन 2 क्लोराइड, और इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज NH4OH। क्या हो जाएगा, Fe जो है वो NH4 की जगह आ जाएगा और NH4 जो है वो Fe की jagah मतलब Cl के साथ ज्वाइन हो जाएगा। सो मुझे मिल जाएगा NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड और FeOH ट्वाइस। ओके, दैट मीन्स फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो होगा ये हम लोगों को ब्राउन कलर PPT में मिलेगा, आई मीन प्रेसिपिटेट। वेल, ये वाला जो रिएक्शन है और इस टाइप के रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो बेसिकली मैंने हालांकि उस वीडियो में ये चीज़ अनाउंस कर ली थी, बता दिया था दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको नए सिरे से अगेन एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में जो भी एक आध एग्जाम्पल लर्न किया होगा उसी को ही आपको इसमें लिख देना है। ये रिएक्शन बताने का जो मेरा सेंस था वो इसके लिए कि आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन का पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। तो बच्चे को क्या होता है ना जी कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स, तो बच्चों को पता तो होता है कि एग्जाम्पल क्या, बट वो स्टेटमेंट फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर दो हम लोगों ने लिए हैं सॉल्यूशन, कैसे, सॉल्यूबल। तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन ले लिए हमने एक्वियस फॉर्म में और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिल रहा है। अच्छा, अब इनसॉल्यूबल इसका मतलब कि सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो वो हम लोगों को इनसॉल्यूबल PPT मिलेगा और एक हम लोगों को फिर से एक्वियस सॉल्यूशन मिल जाएगा। फाइन, तो बस दो सॉल्यूबल एक इनसॉल्यूबल मिल गया हमारा प्रेसिपिटेट रेसिड्यू, नथिंग एल्स। सो हेयर वी हैव कवर्ड आवर 3 रिएक्शंस। आई होप आपको पूरे रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मैंने हर एक रिएक्शन में आपको एग्जामिनर पॉइंट का भी सॉल्यूशन दे दिया कि आपको एग्जाम में किस तरीके से समझना है, लिखना है, सो दैट अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट को भी दिमाग में रख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये सेशन वर्दी लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मैं आपको और अच्छी तरीके से बाकी के जो चैप्टर्स हैं समझाती जाऊँ, करवाती जाऊँ और आपका जो नया सेशन हो वो बहुत अच्छे से निकले रिगार्डिंग दिस वीडियोज़। टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।